हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट वीडियो जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड में आते रहते हैं वो सारे कवर करूँगा। आई होप सो आप सभी को पसंद आए और आप सब देखें इसे लगातार, आपको बहुत बेनिफिट देगी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वेटेज के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का चैप्टर आता है बोर्ड में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक सेल। सेल क्या होती है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब सेल एक ऐसी चीज जहां पर एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो सेल इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर सेल जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करी गई है वो दो टाइप की सेल की बात करी गई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? जहां पर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जस्ट अगर इसका अपोजिट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तो दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्लियर? आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट करके दिखाओ, पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ करके दिखाओ, तो ग्राफ क्या होता है? तो ये देखिए, सपोज दैट मैंने यहाँ पे दो बीकर ले रखे, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, मैंने एक बैटरी से इसे जोड़ दिया, यहाँ पर इसकी की लगी हुई है। ठीक, मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तो यहाँ पर दो प्लेट मैंने रख दी हैं, ठीक, जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। अब अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे तो वहां पर हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, लोन को। लोन मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब नेगेटिव चार्ज। मतलब जो भी आपने ये प्लेट रखी है, तो लेफ्ट साइड ये हुआ आपका, लेफ्ट साइड ये हुआ। अब लेफ्ट साइड जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन। हमेशा ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो करती है। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना चाहिए उस सेल में, तभी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो लेफ्ट साइड जो प्लेट रखी है वो इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और उस ऑक्सीडेशन पे जो प्लेट रखी हुई है वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा। और एनोड पे कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो इतनी बात ध्यान रखें। अब जो लेफ्ट साइड हो गया और राइट साइड जो भी चीज बची वो जस्ट अपोजिट होगा। अगर ये ऑक्सीडेशन हो गया तो ये रिडक्शन होगा, रिडक्शन। और ये प्लेट कैथोड होगी और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? और आप इसे जोड़ देंगे। ठीक, जैसे अगर आपको दे दे, ये दे दे जिंक टू जिंक +2 और कह दे एल्यूमिनियम +3 टू एल्यूमिनियम, सपोज दैट कह दे जिंक और जिंक से जिंक +2 जो इलेक्ट्रोड बन रहा है वो किस तरफ आप शो कराएंगे? तो 0 से +2 चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला मैं यहाँ शो कराऊंगा, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ रहा होगा। ठीक, और ये रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन वाला यहाँ रहा होगा। तो आई होप सो ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। क्लियर? अब यहाँ पर आप इस फिगर में एक चीज देख रहे हैं जो कि ये यू टाइप की ट्यूब देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज किससे मिलके बना होता है? तो सॉल्ट ब्रिज बना होता है अगर अगर सॉल्यूशन से। अगर सॉल्यूशन अगर पूछ ले, इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ आयंस रोकना, इधर के आयन इधर ना जाए, इधर के आयन इधर ना जाए, बस इतना सा काम होता है। बस इतना ध्यान रखें, सॉल्ट ब्रिज अगर सॉल्यूशन से मिलके बना होता है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पूछे कि उसमें इलेक्ट्रोड होंगे तो इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज होगा, तो वो याद रखें पैनिक। पैनिक मतलब P मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड होगा, और N मतलब नेगेटिव, नेगेटिव इज C मतलब कैथोड। तो इतनी सी बात ध्यान रखें, पैनिक फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड लोन फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मोस्टली आपको लोन ही पूछा जाता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूछी जाती है, तो वो ध्यान रखें। अब आगे आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, जिसपे हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, नेक्स्ट इक्वेशन, मतलब एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड मतलब ई नॉट, स्टैंडर्ड को नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ई नॉट आ जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड तब बनता है जब रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो जाए। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है। तो एक जनरल रिलेशन नेक्स्ट इक्वेशन में बताया गया, क्या बताया गया कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू
ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखते हैं। T मतलब मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड है तो टेम्परेचर हमेशा 298 होगा, 298। F की वैल्यू फेराडे है, फेराडे कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 96500 कूलम पर मोल होती है फिक्स। ये वैल्यू सारी उठा के आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन आ जाती है जो आप फॉर्मूले में यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल आएगा। तो वो इक्वेशन क्या होगी, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। ये टर्म टू एग्जाम हुए थे तो वहां पर ये क्वेश्चन आया था 2021-22 में, तो उस क्वेश्चन को मैंने लिया है। वो कह रहा है राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द सेल ऑफ फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। आपको दे रखा है, अच्छा ये सेल रिप्रेजेंट करके दे रखी है उसने, देखो जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने सिखाई थी पीछे, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेंट करके दिखानी हो तो ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रोड लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, फिर ये जो आपको पैरेलल लाइन दिख रही है तो इसे बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, फिर इधर रिडक्शन लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन लोन से का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है, राइट हैंड साइड रिडक्शन है। क्लियर। अब चलते हैं आगे। तो हमेशा कभी भी आपको EMF निकालना हो, EMF ऑफ द सेल, तो हमेशा आपको क्या करना है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की वैल्यू दे रखी होंगी। आपको इन दोनों इलेक्ट्रोड में देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो हो रही है कि नहीं, रिडॉक्स फॉलो हो रहा है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ देखूँ Zn+2 से जिंक बना हुआ है, यानी कि +2 से 0 हो रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, यहाँ +1 से 0 हो रहा है तो ये भी रिडक्शन हो रहा है, मतलब दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि EMF ऑफ द सेल अगर आपको निकालना है तो वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कभी भी यहाँ दिखे कि दोनों का रिडक्शन हो रहा है या दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको झट से कहाँ क्या देखना है, आपको वैल्यू पे आ जाना है, वैल्यू पे वैल्यू देखना है किस इलेक्ट्रोड की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसकी माइनस में इसकी प्लस में, तो ये वैल्यू ज़्यादा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसका हमेशा रिडक्शन होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो मतलब ये सही लिखा हुआ है +1 से 0, तो ये रिडक्शन होगा इस इलेक्ट्रोड का, ये सही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है तो इसे आपको लिखना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक से जिंक +2 बनेगा, तो जिंक से जिंक +2 बनाया, H+ से H2 बनाया, जिंक से जिंक +2 बनाया तो इधर 0 चार्ज है, इधर +2 चार्ज है, किस तरफ ज़्यादा है, राइट हैंड साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो जिस तरफ जितना चार्ज ज़्यादा है उतने E- इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। देन उसके बाद हम देखते हैं H+ से H2 बनेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन बराबर करना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन था तो मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर ली, तो अब इस तरफ +2 चार्ज हो गया, इस तरफ 0 चार्ज है, तो कितने किस तरफ चार्ज ज़्यादा, लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। दोनों रिएक्शन को जोड़ दीजिए, तो Zn लेफ्ट हैंड साइड से जोड़िए, तो Zn+2H+ गिव्स Zn+2 + H2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। हाँ हमेशा ध्यान रखें ऊपर इलेक्ट्रॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन में अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर है वही n की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बराबर होने चाहिए, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। अब ये हो गई सेल रिएक्शन, जो जोड़ के लिखा है इसे सेल रिएक्शन बोलते हैं, पूछ लिया जाता है पेपर में, इसका नंबर होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने पढ़ा है, Kc निकालना, Kc बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बात ध्यान रखें, पूरा लिखने से अच्छा है कि प्रोडक्ट में उसी चीज को लें जिसपे चार्ज हो, चार्ज वाले को ले लिया मैंने, बाकी की आपका सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो Zn+2 अपॉन H+ पे चार्ज है, जिंक पे है नहीं तो जिंक सॉलिड फॉर्म में रहा होगा, ये चार्ज पे है, तो H+ इस ये है कितने, 2, तो पावर 2। अब देखिए इनकी वैल्यू दे रखी होती है पेपर में जरूर, Zn+2 की वैल्यू दे रखी है उसने 0.001 यानी कि 10⁻³ H+ की दे रखी है उसने 0.01, वो मैंने रख दी, और यहाँ से मैंने Kc की वैल्यू निकाल ली, Kc की वैल्यू आई 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴, 10 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या होता है, ई सेल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Kc, तो log Kc निकालना, Kc निकाला, log लगा दिए मैंने आगे, तो log 10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1। अब हमेशा ध्यान रखें E0 सेल निकालना है तो E0 सेल होता है E0 हायर माइनस E0 लोअर, मीन्स इसको कह देते हैं हम E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन, या हम कह देते हैं E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, बट मैं यही मानूंगा कि
जो सिंपलेस्ट फार्मूला है बच्चों को पेपर में ध्यान रहेगा वो यही रहेगा कि हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू घटा दो, तो ई नॉट हायर माइनस ई नॉट लोअर। तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रोड की वैल्यू पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, 0.00, ये ज़्यादा है ये कम है, तो बड़े में से छोटा घटाइए तो प्लस 0.76। आई होप सारी वैल्यू मिल चुकी हैं। तो ई नॉट सेल की वैल्यू मैंने रखी 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 आई थी और लॉग के सी की वैल्यू 1। फॉर्मूला जरूर लिखें, फॉर्मूले का मार्क्स होता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक। और मैंने सॉल्व करा तो ये वैल्यू आ गई। और यूनिट जरूर लिखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये, तो यूनिट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, तो वोल्ट में मैंने लिख दिया। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ई सेल ही पूछे, उसमें लॉग के सी भी पूछ लेता है। तो लॉग के सी जब भी पूछेगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लॉग के सी बराबर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591 या 0.06। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन करा रखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग के सी, ये भी टर्म 2 का क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखी है, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है, कह रहा लॉग के सी बताइए। तो लॉग के सी बराबर क्या होता है, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एन की वैल्यू सीधी मालूम चल रही। एन होते क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बैलेंस में यूज हो। तो 2Ag प्लस से 2Ag बना होगा तो यहाँ पर एन की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर भी Ni से Ni+2 बनाओगे तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 2 आएगी, तो n की वैल्यू 2 ही हो गई नॉर्मली। तो n की वैल्यू 2 हो गई, ठीक। तो n की वैल्यू 2 मिल गई, ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है और अपॉन 0.0591 जिसको मैं 0.06 लिख सकता हूँ, तो आंसर आ गया 35। तो आई होप सो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं गिब्स एनर्जी पे। अच्छा लॉग के सी जब भी पूछेगा ना तो गिब्स एनर्जी भी पूछेगा ही पूछेगा उसके साथ। तो गिब्स एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होती है, कार्य करने की क्षमता, यानी कि वर्क डन मैक्सिमम। तो जब भी गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पूछेंगे या गिब्स एनर्जी पूछेगा तो वहाँ पर वर्क डन भी पूछ सकता है मैक्सिमम, कि वर्क डन बताइए, तो आप घबराए ना, वो गिब्स एनर्जी होता है। फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल। एफ है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 96500 कूलम्ब पर मोल। ये ध्यान रखें, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। तो चलते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन आया वही लास्ट वाला क्वेश्चन कि ई नॉट सेल दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, डेल्टा जी नॉट पूछा, तो NF E0 सेल होता है, एन की वैल्यू 2 आएगी, एफ की वैल्यू फिक्स होती है, ई नॉट सेल की गिवन है तो आ जाएगा। क्लियर। अच्छा अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो आयंस में टूट रहा है, ठीक। आयंस में टूट रहा है तो वो जो पॉजिटिव पार्ट होगा नेगेटिव पार्ट होगा, तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव प्लेट में और नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव प्लेट में चिपकेगा जाके, ठीक है। तो वो वेट जो होगा उस अमाउंट का, वो डिपॉजिट किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करा रहे हो। तो यही बताया फर्स्ट लॉ में, वेट ऑफ अमाउंट डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जैसे ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो W बराबर Z इंटू क्यू, Z एक कांस्टेंट है, इक्विवेलेंट कांस्टेंट बोलते हैं। तो W बराबर Z इंटू आई इंटू टी लिख सकता हूँ क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी होता है, ठीक है। अब Z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Z बराबर होता है जो इलेक्ट्रोड आपका डिपॉजिट हो रहा है, ठीक, उसका मोलर मास। सपोज दैट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा हूँ और कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे, तो कॉपर का मोलर मास अपॉन N इंटू 96500। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ 9.65 एम्पियर 10 सेकंड तक, तो मैं पूछ रहा हूँ कितना अमाउंट कॉपर का डिपॉजिट हुआ होगा। तो ऐसा तो है नहीं कॉपर सल्फेट से डायरेक्ट कॉपर बन जाए, पहले आयन बना होगा, तो कॉपर +2 से बना होगा। अब कॉपर +2 से कॉपर बन सकता है, तो +2 से 0 बनने में कितना चार्ज यूज हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे इधर +2 चार्ज, इधर 0, किस तरफ चार्ज ज़्यादा, इस तरफ कितना ज़्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो 2E जोड़ दिया। हमेशा ध्यान रखें एक इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के बराबर होते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि N इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होंगे, तो N फैराडे के बराबर, ये ध्यान रखें। क्लियर। तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 आ गई। आगे चलते हैं, है ना। तो वो कह रहा है, फिर आपको पता है W अगर निकालना है तो ZIT, I और T की वैल्यू दे रखी है, Z की निकालनी है, तो Z बराबर होता है मोलर मास अपॉन N इंटू 96500। तो मोलर मास कॉपर का होता है 63.5 अपॉन N की वैल्यू 2 आ गई इंटू 96500। इस फॉर्मूले में मैंने लगाया और आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या
ये भी पूछ लेता है, बहुत सिंपल, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले क्या, चार्ज पूछ ले कि कितना चार्ज लगेगा इस आयन से ये कंपाउंड बनने में या ये एटम बनने में, कूलाम या फैराडे में, तो हमेशा ध्यान रखें एक इलेक्ट्रॉन एक फैराडे के बराबर, दो इलेक्ट्रॉन दो फैराडे, तीन इलेक्ट्रॉन तीन फैराडे, तो एन इलेक्ट्रॉन एन फैराडे के। जैसे मैंने पूछ लिया 1 मोल ऑफ कॉपर +2 से 1 मोल ऑफ कॉपर बनने में कितना चार्ज यूज होगा फैराडे में। तो आप देखिए कॉपर +2 से कॉपर बनाना है, तो इस तरफ +2 चार्ज, इस तरफ 0, किस तरफ ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो 2e- जोड़ दिया, तो कितना चार्ज लग गया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक फैराडे के बराबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे के बराबर, तो चार्ज आ गया 2 फैराडे। कूलाम में पूछता 2 96500 की मल्टीप्लाई कर देता। क्लियर। जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था लास्ट ईयर, कह रहा है 1 मोल MnO4- से Mn+2 बनने में कितना चार्ज यूज होगा। अब ये आ गया रेडॉक्स रिएक्शन आनी चाहिए इसके लिए आपको, बैलेंसिंग इक्वेशन 11th में पढ़ा होगा। तो MnO4- से Mn+2 बनाना है, तो इस तरफ Mn है, इस तरफ भी Mn है, बराबर है, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन है, इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन इज बैलेंसिंग बाई एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो 4 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब इधर 8 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इज बैलेंसिंग बाई एडिंग H+ आयन, तो जितने कम उतने H+ जोड़ दिए मैंने, 8H+। अब इधर चार्ज देखिए, एक H पे 1+1 तो 8 पे +8, और इस पे -1 तो 8 - 1 मतलब +7, तो इस तरफ +7 हुआ और इस तरफ +2, किस तरफ ज़्यादा, इस तरफ ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे के बराबर, तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 फैराडे के बराबर। क्लियर। आई होप से समझ में आया हो, तो आप इस वाले को करके देखिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, एनसीईआरटी में गिवन है कि हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al+3। अब वेट दे दिया है, वो बस चार्ज पूछ रहा है, ठीक। तो आपको पता है एल्यूमिनियम +3 से ही एल्यूमिनियम बना होगा, तो एल्यूमिनियम +3 से एल्यूमिनियम बनने में कितना चार्ज यूज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 फैराडे। 3 फैराडे में 1 मोल एल्यूमिनियम बन रहा है, और एक एल्यूमिनियम का वेट कितना होता है, मोलर मास 27 ग्राम, यानी कि 27 ग्राम बनने में 3 फैराडे यूज हो रहे हैं। तो 1 ग्राम बनने में कितना होगा, 3/27। तो वो पूछ कितने के लिए रहा है, 2.7 ग्राम के लिए, तो इंटू 2.7 और सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए मैंने फॉर्मूला दे रखा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक 1 शॉट वीडियो में ख़त्म करा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस, जो कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, तो थोड़ी चीज इन बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक आपका अवरोध है जो कि करंट फ्लो करने से रोक रहा हो। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, 10th में ही पढ़ा होगा, तो मैं डायरेक्टली डिस्कस कर रहा हूँ। तो आर बराबर आ जाता है ρ×L/A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, ठीक। L/A हमेशा फिक्स्ड हो जाती है, लेंथ और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड हमेशा फिक्स्ड हो जाता है, तो इसलिए हम इसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो L/A को हम बोल देते हैं, L/A इज रिप्रेजेंटेड बाई G स्टार। G स्टार इज नोन एज सेल कांस्टेंट, न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं सेल कांस्टेंट, तो इसे ध्यान रखें। तो अगर मैं यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालूं, तो रो इज इक्वल टू R×A/L। तो रो बराबर क्या आ गया, R इंटू, जब L/A G स्टार है तो A/L क्या हो जाएगा, 1/G स्टार। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब आते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय G। कंडक्टेंस लास्ट में एंस आ रहा है, तो एन से ही रिलेटेड होगा, यानी कि एंस और लास्ट किस में आ रहा था, रेजिस्टेंस में। तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, तो G बराबर 1/R हो गया। आर का जो फॉर्मूला था उठा के अगर मैं यहाँ रखूँ, आर का जो फॉर्मूला था तो मैं उठा के यहाँ रखूँ, तो G बराबर आ जाएगा 1/ρ इंटू 1/G स्टार। क्लियर। यूनिट होता है कंडक्टेंस का ओम इनवर्स, जिसको हम मो बोलते हैं या साइमन बोल देते हैं, ठीक। तो 1/ρ, अब आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी उल्टी दिख रही है, तो रेजिस्टिविटी अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में दिख रही है तो वो उसे बोला जाता है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं 1/ρ की जगह पे कप्पा रख लिया, तो G बराबर कप्पा इंटू 1/G स्टार। सो कप्पा बराबर क्या आ जाएगा, G×G स्टार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है फॉर्मूला इनके बीच में रिलेशन, ठीक। तो कप्पा का अगर मैं यूनिट निकालूं तो 1/ओम और मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आ जाते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। तो मोलर कंडक्टिविटी होती है कप्पा इंटू 1000/m।
एम इज़ मोलरिटी और कॉन्सेंट्रेशन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लीटर। अगर मैं ये फॉर्मूला उठा के यहाँ रखूँ तो V ऊपर आ जाएगा, N नीचे। तो मैं कह सकता हूँ मोलर कंडक्टिविटी और वॉल्यूम में क्या रिलेशन दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, यानी कि डाइल्यूट करूंगा सॉल्यूशन को, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। घटाऊंगा, डाइल्यूशन नहीं करूंगा, तो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज रहेगी, हो जाएगी, ठीक। और अगर मैं कप्पा और वॉल्यूम में रिलेशन देखूं तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो कंडक्टिविटी तब बढ़ेगी जब वॉल्यूम घट रहा होगा, है ना। और डाइल्यूशन बढ़ा रहे होगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये ध्यान रखें, ठीक। ये पूछ लिया जाता है ऑन डाइल्यूशन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी, आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। एमटीजी करिए, मेरे नोट्स लेके बैठिए, एमटीजी लीजिए और मेरे नोट्स लेके बैठिए। आई गारंटेड कि एक एक क्वेश्चन हो जाएगा इसी नोट से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम लैम्डा नॉट एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से निकालनी होगी और ये वैल्यू आपको गिवन होगी, ये ध्यान रखें। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या कहता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की टोटल मोलर कंडक्टिविटी, जैसे सपोज मैं NaCl ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी जो होगी वो इसमें प्रेजेंट कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी और इसमें प्रेजेंट एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी, दैट इज कोलरॉस लॉ, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आया हो। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट इन दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इसके बाद कुछ थियोरेटिकल पार्ट आता है जो कि है फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल बहुत बार पूछी जाती है, फ्यूल सेल, ठीक। तो फ्यूल सेल क्या होती है, एक ऐसी गैल्वेनिक सेल जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, ठीक। फ्यूल के जलने के कारण आपका क्या हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए, तो दैट इज फ्यूल सेल। और उसके एग्जांपल हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल, ठीक। तो इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है H2O2 फ्यूल सेल किस लिए यूज्ड होती है, तो H2O2 सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होती है। या पूछ ले फ्यूल सेल किस में यूज होती है, तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। अब अपोलो स्पेस प्रोग्राम में क्यों चाहिए, क्योंकि ये फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बना देती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और एस्ट्रोनॉट को पानी पीने के लिए जो यूज होता है वो इसके थ्रू ही बनता है, ठीक है। और ये पॉल्यूशन फ्री है, ये ध्यान रखें। उसके बाद आता है मरकरी सेल। मरकरी सेल क्यों यूज होती है, तो मरकरी सेल एक लो करंट डिवाइस है जो कि यूज होती है वॉच के सेल में और हियरिंग एड्स में, ठीक। ये एक प्राइमरी बैटरी, अच्छा बैटरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती, सेकेंडरी बैटरी चार्ज हो सकती है। तो ये वॉच के जो सेल होते हैं ना, जो वॉच होती है स्मार्ट वॉच को छोड़ के, उसके सेल चार्ज नहीं हो सकते, ठीक। तो दैट इज प्राइमरी बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी पूछ ले तो ये यूज होती है इन्वर्टर में, इन्वर्टर चार्ज हो जाता है, ऑटोमोबाइल्स में। ये एक सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है और चार्जेबल है, ठीक। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक एक टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो आपका क्लियर हुआ हो। मैं इसे अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।